इस सबसे पहले एग्जांपल लिख लो। लिखो एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ अ ब्रिटल मटेरियल इज ग्लास। अब एक बात, क्या ग्लास की डिफॉर्मेशन होती है या नहीं होती? होती है लेकिन निग्लिजिबल होती है। इफ यू से कि नहीं होती, नो इट्स नॉट। डिफॉर्मेशन होती है लेकिन कितना होती है? निग्लिजिबल होती है। अच्छा, अब ग्लास की प्रॉपर्टीज क्या है? फर्ज करें आप ग्लास के साथ कोई वेट हैंग करते हैं, लोड हैंग करते हैं, तो क्या ग्लास एक्सटेंड होता है या नहीं होता? द आंसर इज एक्सटेंड होता है। अच्छा, अगर ग्लास एक्सटेंड ना होता तो ग्लास को जब आप हिट करते हैं उसमें से आवाज ना आती, क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज वाइब्रेट करती है तो फिर वो एक्सटेंड भी होती है। मेरी बात सुनो, तुम अगर ग्लास को जमीन पे गिराते हो, आवाज आती है या नहीं आती? व्हाट इट मीन्स, ग्लास वाइब्रेट करता है या नहीं करता? वाइब्रेट करता है। अगर कोई चीज डिफॉर्म नहीं हो सकती तो क्या वो वाइब्रेट कर सकती है? बारिश, क्या ख्याल है? अगर एक चीज डिफॉर्म नहीं हो सकती फिर तो वाइब्रेट कर ही नहीं सकती ना। तो ग्लास के अंदर भी डिफॉर्मेशन होती है लेकिन बहुत कम डिफॉर्मेशन होती है। हाँ, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो जो ब्रिटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लिखो ब्रिटल ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लास, ब्रिटल ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लास हैव, Excuse पहली me, sir. प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये है कि नो परमानेंट, नो। Excuse me, sir. जी बेटा, आप जल्दी बताएं। Sir, if in the paper they ask if glass is what is called deform, if it can deform, so we will write that it यस, can, but it is negligible. यस, यू विल से ग्लास कैन डिफॉर्म। निग्लिजिबल लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिख लोगे तो ठीक है। लेकिन साथ ये बताओगे कि ग्लास की परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो सकती। ग्लास की जो डिफॉर्मेशन होती है वो हमेशा इलास्टिक होती है। ग्लास इज ओनली डिफॉर्म्ड इलास्टिकली। अब्दुल्ला, मैं सारी बात अब लिखवाने लगा हूं, ठीक है? पहली बात, Okay, ब्रिटल sir. ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लास हैव नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब्दुल्ला, एक बात तो ये हो गई कि परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होती। Brittle objects like glass have no permanent deformation. They deform elastically. They deform elastically within the limit of proportionality. Within the limit of proportionality until they break. हाँ अब्दुल्ला, अब तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखो, ग्लास जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होता। उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होती है वो इलास्टिक होती है, रिकवरेबल होती है। और जितनी भी डिफॉर्मेशन होती है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के विद इन होती है। समझ आ गई बात? अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं इस ब्रिटल से रिलेटेड, आपने आंसर करना है। लिखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग्स, which of the followings force extension graphs is for a brittle object, is for a brittle object like glass। आपसे कह रहे हैं कि आप बताओ कि कौन सा ग्राफ जो है वो ग्लास की तरह के ब्रिटल ऑब्जेक्ट का हो सकता है। पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ। पहला ग्राफ, फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन, और है इस तरह का ग्राफ है, फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन। ये ग्राफ है, फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन, फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन,
और इसका जो ग्राफ है वो है पहले स्ट्रेट लाइन और फिर कर्व। पहले क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन और फिर क्या है? कर्व। हाँ, तो क्या ख्याल है अब्दुल्ला, इनमें से कौन सा होगा? अब्दुल्ला। केमिस्ट्री का एक है, मैथ का Sir, मेरे the ख्याल last से नहीं है, किसी वजह से। हाँ बेटा, क्या अन्य ख्याल है इनमें का। से? तला, तुम्हारा माइक ऑन है यार। तला, हमने आज यहां से शुरू किया है, ठीक है? आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है कि मटेरियल्स को हमने क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज। तो हमने कहा कि देयर आर थ्री टाइप्स। पहली टाइप हम लिख रहे हैं ब्रिटल। ब्रिटल की एग्जांपल होती है ग्लास, और ग्लास के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होती। जितना भी डिफॉर्मेशन होती है सब की सब इलास्टिक होती है और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के विद इन होती है। अच्छा हाँ अब्दुल्ला, आप इनमें से बताओ मुझे, इन तीनों ग्राफ्स में से ग्लास का ग्राफ कौन सा हो सकता है? ए, बी या सी? क्या कहोगे बेटा? sir B. बी वाला ग्राफ ग्लास का हो सकता है। ए क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इट्स नॉट विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो भी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाहर चला गया। तो ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कैन बी ग्लास, कैन बी ग्लास एज एक्सटेंशन, एज एक्सटेंशन इज विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बेटा क्योंकि एक्सटेंशन है विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो ये जो है ये ग्लास हो सकता है। आगे समझ? अच्छा, अब हम आ जाते हैं पहले ग्राफ पे। ये ग्लास क्यों नहीं हो सकता? एक्सटेंशन इज नॉट विद इन दी स्ट्रेट लाइन, नहीं है ना? बस ये लिख दो, कैनॉट बी ग्लास एज द ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। कैनॉट बी ग्लास एज द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेम फॉर ग्राफ नंबर 3। अच्छा, ये बात हमने समझ ली, ये ब्रिटल का हो गया। नंबर 2 लिखो। नंबर 2 लिखो, पॉलीमेरिक ऑब्जेक्ट्स। क्या चीज? ऑब्वियस नहीं है, कर्व हो गया। तो वही जो फर्स्ट रीजन है, ग्लास की जो एक्सटेंशन है वो कर्व कभी नहीं हो सकती। अच्छा, पॉलीमेरिक ऑब्जेक्ट्स लाइक रबर। रबर की तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीमेरिक ऑब्जेक्ट्स। उनकी हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ये है कि पहली प्रॉपर्टी लिखो, लिखो कि इनिशियल इनिशियल एक्सटेंशन initial extension is within the initial extension is within the limit of proportionality। सैफ, तो पहली बात क्या हो गई कि इनिशियल एक्सटेंशन इज विद इन दी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दूसरा पॉइंट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी is reached, limit of proportionality is reached after a negligible extension। यानी कि इसकी निग्लिजिबल एक्सटेंशन होने के बाद एकदम से लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है। समझिए ये बात, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज रीच्ड आफ्टर अ निग्लिजिबल एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, लिखो प्लास्टिक और परमानेंट डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक और परमानेंट डिफॉर्मेशन डज नॉट, यानी कि जितना मर्जी एक्सटेंशन हो, होती रिकवरेबल है।
प्लास्टिक और परमानेंट डिफॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो रबर के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन कभी भी नहीं होती। बात समझ आ गई? उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अनलोडिंग। पहले तो अनलोडिंग का मतलब बताना होगा, अनलोडिंग क्या होता है। अनलोडिंग इज रिमूविंग द लोड और फोर्स। रबर के ऊपर से अगर हम फोर्स को रिमूव करते हैं और स्टेप्स में रिमूव करते हैं, अगर हम फोर्स को स्टेप्स में रिमूव करेंगे तो एक्सटेंशन रिड्यूस होती जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखनी है, जब इसकी अनलोडिंग होती है तो अनलोडिंग और लोडिंग के टाइम पे जो एक्सटेंशन की वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे फर्ज करें हम यूं कहते हैं, लोडिंग, यूं करो बल्कि लिखो फोर्स, दूसरे कॉलम में लिखो एक्सटेंशन वाइल लोडिंग। अब्दुल्ला, लोडिंग का मतलब होता है एडिंग फोर्स। लोडिंग का क्या मतलब होता है बेटा? एडिंग फोर्स। आखिरी कॉलम में लिखो एक्सटेंशन वाइल अनलोडिंग। फर्ज करें हम रबर के ऊपर स्टेप्स में फोर्स ऐड करते हैं, फिर स्टेप्स में फोर्स रिमूव करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्ज करें हम रबर के ऊपर स्टेप्स में फोर्स करते हैं ऐड, फिर स्टेप्स में फोर्स करते हैं रिमूव। तो टेबल के अंदर वैल्यूज क्या आती हैं ये हम देखते हैं जरा। 0 न्यूटन, एक्सटेंशन 0 सेंटीमीटर। फर्ज करें जी हमने फोर्स ऐड कर दी 10 न्यूटन, और समझने के लिए एक्सटेंशन हो गई 2 सेंटीमीटर। फोर्स हमने ऐड कर दी 20 न्यूटन, एक्सटेंशन हो गई 3.5 सेंटीमीटर। रैंडम वैल्यूज लिखनी है। फोर्स 30 न्यूटन, एक्सटेंशन हो गई रैंडमली 4.3 सेंटीमीटर। फोर्स 40 न्यूटन, एक्सटेंशन हो गई लेट्स सपोज 5.8 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज मैंने रैंडमली लिखी हैं। रबर का जो बिहेवियर है ना पॉलीमेरिक ऑब्जेक्ट का, वो रैंडम होता है। यू गेट रैंडम वैल्यूज। समझ आ गई बात? अब हम फोर्स को रिमूव करते हैं। अब अगर हम फोर्स को करते हैं वापस रिमूव, देखो ये हमने फोर्स ऐड की है, एरो इस तरफ बना दो। ये हमने फोर्स क्या की है बेटा? ऐड किया। अब रिमूव करते हैं। 40 के ऊपर थी 5.8, अब हमने 10 न्यूटन रिमूव किया, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इट विल बिकम 4.3। बट इंटरेस्टिंगली इट्स नॉट 4.3। जब भी हम फोर्स को रिमूव करते हैं, जितना एक्सटेंशन हुई थी, रिकवरी उससे कम होती है। एक्सटेंशन कितनी हुई थी? 4.3 से 5.8 कितना होगी? प्लस 1.5। रिकवरी 1.5 की नहीं होती, रिकवरी हमेशा उससे कम होती है, 1.2। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसकी क्या वजह है, मैं बताता हूं। 5.8 में से 1.2 निकालो, कितना बचा? 4.6। अब मैं इसकी वजह आपको बताता हूं, केयरफुली सुननी है। जब हम रबर को खींचते हैं और छोड़ते हैं, रबर हीट अप हो जाता है, तो जो खींचने में वर्क होता है उतना वर्क वापस रिकवर नहीं होता। बेसिकली वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इज मोर देन द वर्क डन इन रिकवरी। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, देखो एक्सटेंड करते हुए डिस्प्लेसमेंट था 1.5 सेंटीमीटर, रिकवरी के टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 1.2 सेंटीमीटर। तो एक्सटेंशन के टाइम पे यू हैव मोर वर्क और रिकवरी के टाइम पे यू हैव लेस वर्क। और बाकी जो इन दोनों वर्क्स का डिफरेंस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा रबर को अगर हम खींचते हैं ना और रिलीज करते हैं, रबर की लोडिंग और अनलोडिंग में रबर हीट अप हो जाता है। तो जब हमने लोडिंग की थी तो एक्सटेंशन फर्ज करें हुई थी 1.5 सेंटीमीटर, तो रिकवरी के टाइम पे 1.5 नहीं होती, उससे कम होती है, जैसे 1.2 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं। फर्ज करें अब हम फर्दर 10 न्यूटन को रिमूव करते हैं। सर क्या ये करते हैं पता है कि फर्दर? कितना कम होता है, या मतलब अपने से थोड़ा सा कम कर देते हैं हम? अपने से थोड़ा सा कम कर देते हैं, मतलब जो रियल लाइफ है उसके अंदर बस कम होता है। अब ये हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कितना कम होगा, ठीक है ना? मतलब जो मैं वैल्यू लिख रहा हूं, ये वैल्यू में ये वैल्यू मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूं। समझ आ गई बात? जी अब सर। जब हम 10 न्यूटन को फर्दर रिमूव करेंगे तो 3.5 पे वापस नहीं जाता,
उसकी जगह उससे बड़ी वैल्यू पे वापस जाता है। फर्ज करें 3.9, ये वैल्यूज मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। तो इसका मतलब है कि रिकवरी के टाइम पे जो उसका वर्क है वो कम है, ठीक है। बाकी जो वर्क्स का डिफरेंस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट के अंदर। अच्छा, अब जब हम 10 न्यूटन फर्दर रिमूव करेंगे, ये नीचे की तरफ जो एरोज हैं ये शो कर रहे हैं लोडिंग, और जो ऊपर की तरफ एरोज हैं वो क्या शो कर रहे हैं, अनलोडिंग। तो 3.9 के बाद जब हम वापस पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 2 पे वापस नहीं जाएगा, इट्स फॉर एग्जांपल 2.5, इट्स फॉर एग्जांपल 2.5। समझ आ गई बात। और फिर आखिरी स्टेप पे जाके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0 पे वापस नहीं जाएगा, लेकिन 0 पे वापस चला जाता है। आखिरी स्टेप पे इंटरेस्टिंग काम हुआ है, देखो हर बार एक्सटेंशन ज्यादा थी, लेकिन जब हमने आखिरी 10 न्यूटन को रिमूव किया है तो वापस 0 सेंटीमीटर। 0 सेंटीमीटर पे इसका वापस जाना क्या शो कर रहा है, इसका इलास्टिक बिहेवियर। फारिस, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है इसमें या आ गई बात समझ। समझ आ गई सर। जब हम आखिरी बार रिमूव करते हैं ना 10 न्यूटन, तो उस वक्त ये वापस 0 पे चला जाता है। इसका मतलब है इसकी जो एक्सटेंशन थी वो इलास्टिक थी, ये 0 पे वापस चला गया। अब अगर हम इस पूरी चीज को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाई एक्सिस पे फोर्स, इधर एक्सटेंशन, जो लोडिंग वाली कर्व होती है उसके एरो होते हैं अपवर्ड्स, और जो अनलोडिंग वाली कर्व होती है उसके एरोज होते हैं डाउनवर्ड्स। तो ये ऐसे बस रैंडम सा ग्राफ बना दो, इस पे एरो बना दो कि दीज वैल्यूज आर फॉर लोडिंग, दीज वैल्यूज आर फॉर लोडिंग, और यहीं से फिर बैकवर्ड दीज वैल्यूज आर फॉर अनलोडिंग, दीज वैल्यूज आर फॉर अनलोडिंग, और 0 पे वापस जाएगा। अच्छा, किसी भी फोर्स के ऊपर, फर्ज करें हम फोर्स एफ की बात करते हैं, किसी भी फोर्स एफ के ऊपर जो एक्सटेंशन है लोडिंग के टाइम पे और जो एक्सटेंशन है अनलोडिंग के टाइम पे नहीं है सेम। देखो जरा, E1 E2 क्या ख्याल है। सर ये ग्राफ सिर्फ रबर का होता है? ये ग्राफ सिर्फ सिर्फ रबर का होता है, रबर का लोडिंग और अनलोडिंग। यानी कि पहले हमने रबर के ऊपर फोर्सेस अप्लाई की, फिर हमने फोर्सेस को क्या किया, रिमूव किया। आगे बात समझ। जी सर। पहले हमने रबर पे क्या की, फोर्सेस अप्लाई की, फिर हमने रबर पे फोर्सेस रिमूव की। तो रबर जो है वो फाइनल स्टेप में जाके अपनी ओरिजिनल एक्सटेंशन पे अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस चला जाता है। अच्छा, अब एक बात तो ये हमने समझ ली कि E2 इज ग्रेटर देन E1। तो हम एक सेंटेंस ये कह सकते हैं कि फॉर द सेम वैल्यू ऑफ लोड, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ लोड or force, the extension while loading is dash, then the extension while unloading। फारिस ये सेंटेंस कंप्लीट करो, शाबाश फारिस। is सेंटेंस greater कंप्लीट करो। than हाँ फारिस बताओ। is greater than sir हाँ, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ लोड और फोर्स द एक्सटेंशन वाइल लोडिंग इज ग्रेटर देन, क्या बात है बेटा, जबरदस्त, इज ग्रेटर देन द एक्सटेंशन वाइल अनलोडिंग। तो जो लोडिंग के टाइम पे एक्सटेंशन है वो उल्टा नहीं बता दिया तुमने, बात सुनो। oh sorry जी 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 sorry उल्टा बता दिया ना। जी सर फॉर द सेम वैल्यू ऑफ लोड और फोर्स द एक्सटेंशन वाइल, लोडिंग वाली जो है ना वो अनलोडिंग वाली से कम है, अनलोडिंग के टाइम पे ज्यादा हाँ होती है। हाँ अनलोडिंग के वक्त आता है सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया वही ना, ये ख्याल करना है, ठीक है।
इसकी अगर हम ठीक है रीजन बताएंगे तो वो एनर्जी बेस्ड होती है। अच्छा, अगर हम इस ठीक है कर्व के ऊपर एनर्जीज को लेबल करते हैं, एक बात तो ये समझ लो, एरिया ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ रिप्रेजेंट्स एनर्जी। बताओ, ये बात समझ आ गई? तो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का जो एरिया होता है बेटा, वो एनर्जी या वर्क रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या लिखा? एरिया ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क और एनर्जी। ठीक है, ये बात हमने लिखी। अब मुझे ये सही बताओ है कि, एक मिनट ये देखो ना जरा, बल्कि मैं ये ग्राफ दोबारा बना के ना तुम्हें एरियाज का फिर आइडिया बता देता हूं। नीचे लिखो कि लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व, लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व फॉर रबर। लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व फॉर रबर, रबर की लोडिंग और अनलोडिंग कर्व। तो रबर के लिए जो ग्राफ बनता है ना फोर्स और एक्सटेंशन का, ये फोर्स और ये एक्सटेंशन, और ये ग्राफ हम किसका बना रहे हैं? रबर का बना रहे हैं। तो ये देखो, ये हमने जो बनाई है ना कर्व, अगर ये रिप्रेजेंट करिए लोडिंग को, तो ये जो कर्व है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अनलोडिंग को। तो ऊपर वाले ग्राफ को हम लेबल करेंगे बेटा, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ना, इसको हम लेबल करेंगे लोडिंग कर्व। ठीक है, और जो नीचे वाला ग्राफ है जो ये वापस आ रहा है, इसको हम लेबल करेंगे फारिस अनलोडिंग कर्व। फारिस आइए समझ। जी सर अच्छा फारिस, अब ये देखो जरा, अगर हम एरियाज को लेबल करते हैं, अगर हम एरियाज को लेबल करते हैं तो ये, इस एरिया को हम कह देते हैं A1, इस बीच वाले एरिया को हम कह देते हैं A2। तो A1 और बीच वाला एरिया क्या हो गया? A2। फारिस कर दिया लेबल? जी सर फारिस, अगर मैं कहूं एरिया अंडर द लोडिंग कर्व, तो वो A1 होगा, A2 होगा, या A1 प्लस A2 होगा? A2 होगा सोच लो। A1 + A2। एरिया अंडर हाँ द, A1 + A2 सुनो, एरिया अंडर द लोडिंग कर्व विद द एक्सटेंशन एक्सिस, मैं इसको यूं कह देता हूं, एरिया बिटवीन द लोडिंग कर्व एंड एक्सटेंशन एक्सिस। फारिस, मैंने क्या कहा? एरिया बिटवीन द लोडिंग कर्व एंड द एक्सटेंशन एक्सिस, ये हो जाएगा A1 A1 + A2 प्लस A2। क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2। A2 और ये जो A1 प्लस A2 हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन, ये हो जाएगा वर्क डन इन एक्सटेंडिंग, वर्क डन इन एक्सटेंडिंग द रबर। ये क्या हो जाएगा? वर्क डन इन एक्सटेंडिंग द रबर। बात समझ आ गई? अच्छा, जी अब सर फारिस, अब फारिस अगली बात, एरिया बिटवीन, एरिया बिटवीन द अनलोडिंग कर्व एंड एक्सटेंशन एक्सिस, एरिया बिटवीन द अनलोडिंग कर्व एंड द एक्सटेंशन एक्सिस, वो कौन सा बनेगा? सोच के बताओ जरा। अनलोडिंग कर्व एंड एक्सटेंशन एक्सिस, A1 बनेगा ना? A2 सॉरी A1 जी जी A1 बनेगा ना? तो A1 नहीं नहीं उसको रिप्रेजेंट्स, A1 को ही बोला था हाँ मैं हाँ, A1 represents what? A1 represents the energy that is recovered। अब ये recovered energy का क्या मतलब है? If it's a slingshot, तो it is the energy given to the bullet, stone, जो भी चीज आप फायर करते हैं, ठीक है?
तो द एनर्जी दैट इज रिकवर्ड, इसको आप आउटपुट एनर्जी भी कह सकते हैं, इसको आप आउटपुट एनर्जी भी कह सकते हैं, ये रिकवर्ड एनर्जी है। अच्छा, व्हाट सर ये अबाउट, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। ये जहरी सी बात है, ये जब आप रबर को यूज करेंगे किसी एप्लीकेशन में तो A1 हमेशा आउटपुट एनर्जी होगी, ठीक है। जी अच्छा, ठीक। अब आ जाओ जो बीच वाला एरिया है, लिखो एरिया बिटवीन द, और ये ग्राफ हमेशा किसका होगा, रबर का, ठीक है, पॉलीमेरिक ऑब्जेक्ट या रबर। तो एरिया बिटवीन द लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व, एरिया बिटवीन द लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व बेटा वो होगा A2, क्या होगा, A2। तो इसको हम लेबल करेंगे एनर्जी लॉस्ट एज हीट इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द रबर। हाँ बेटा, आइए समझ बात, फारिस। जी सर। तो हमने क्या लिखा कि एनर्जी लॉस्ट एज हीट इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ रबर, वो रिप्रेजेंट होगा एरिया किससे, A2 से। तो A2 इज द थर्मल एनर्जी दैट मेक्स द रबर, जो रबर को हीट अप करेगी। तो A2 इज थर्मल एनर्जी। थोड़ा सा रुक जाओ, थर्मल एनर्जी और हीट। फारिस, अब तुम्हारा कोई क्वेश्चन है यहां तक? नहीं सर। अच्छा, अब एक बात समझ आ गई कि रबर को जब हम एक्सटेंड करते हैं और जब हम रिलीज करते हैं, मतलब रबर की जब हम लोडिंग करते हैं और अनलोडिंग करते हैं, तो दोनों बार जो वर्क होता है वो इक्वल नहीं होता। लोडिंग कर्व के नीचे वाला जो एरिया होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, रबर हीट अप हो जाता है। तला ये बताओ, अगर तुम रबर को बार बार खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, तो रबर हीट अप होता है या नहीं होता, बताओ। देखो, जब तुम गाड़ी चलाते हो तो उसके जो टायर्स होते हैं वो बार बार जब एक्सटेंड और कंप्रेस होते हैं तो वो हीट अप हो जाते हैं या नहीं हो जाते, फारिस क्या ख्याल है? जी सर होता है। तो बेटा तल्ला देखो ना, जब आप रबर को बार बार खींचोगे छोड़ोगे, खींचोगे छोड़ोगे, तो वो हीट अप हो जाएगा ना। तो वो जो A2 वाला एरिया है वो हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर बेटा, तल्ला? अच्छा, अब हमारा आखिरी मटेरियल रह गया, उसका नाम है फारिस, ये रबर वाली कहानी हो गई क्लियर? जी सर। तो रबर को जब हम खींचते हैं और छोड़ते हैं तो दोनों बार उसकी एक्सटेंशन सेम फोर्स की वैल्यू पे सेम नहीं होती। एक्सटेंड करते हुए एक्सटेंशन कम होती है, जब उसको रिलीज करते हैं तो एक्सटेंशन ज्यादा होती है, मतलब उसकी जो रिकवरी है वो पूरी तरह से नहीं होती। अच्छा, अब तीसरी टाइप का जो मटेरियल है उसको हम कहते हैं, तुमने कोई क्वेश्चन पूछना था, जल्दी पूछो। अच्छा, डक्टाइल मटेरियल्स, डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं मेटल्स। कौन होते हैं, मेटल्स। मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन या कोई और मेटल जो कि टिपिकल मेटल्स हैं, आर लेबल्ड एज डक्टाइल मटेरियल्स। तला बेटा, जो मेटल्स होती हैं उनको हम लेबल करते हैं एज डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है। अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? मेटल की प्रॉपर्टीज ये हैं कि व्हेन मेटल्स व्हेन अ मेटल वायर when a metal wire is extended, initially it has elastic deformation within the limit
ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ जी, ये बात समझ आ गई। जब आप मेटल की लोडिंग करते हैं, उस पर वेट अप्लाई करते हैं, तो उसकी जो शुरू वाली एक्सटेंशन होती है, एक तो वो इलास्टिक होती है, दूसरा वो होती है विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो इनिशियल एक्सटेंशन इज इलास्टिक एंड इट इज विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो जब भी हम मेटल को एक्सटेंड करेंगे तो उसकी जो इनिशियल एक्सटेंशन होगी वो क्या होगी? इलास्टिक और विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अब अगली बात पे आते हैं। ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बना के दूं? पहले ये प्रॉपर्टीज लिखवा के ना ग्राफ बनाऊं। चलो, अगर तुम कह रहे हो तो मैं बना देता हूं। ये देखो, ये फोर्स और ये एक्सटेंशन। तो इसका शुरू में जो ग्राफ है वो होता है स्ट्रेट लाइन। फिर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद इसकी परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है। अब एक बात याद रखनी है, जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है वो होती है रिकवरेबल। ये इसका ये हो गया ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे मेटल की नेक बनना शुरू हो जाती है। क्या बनती है? जहां पे नेक बनने का मतलब है कि वो थिन होना शुरू हो जाती है, फ्री स्टेट में चली जाती है। फारिस, समझ आ रही है मैं क्या बात कह रहा हूं? कि मेटल के ऊपर अगर आप जी वेट सर। लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं, तो मेटल वायर पहले एक्सटेंड होगी, लेकिन एक टाइम आएगा जब उसकी नेक बनेगी और फिर वो ब्रेक हो जाएगी। तो ये जैसे पॉइंट रोप हो का गया होता है। ब्रेकिंग पॉइंट। हाँ, ये पॉइंट हो गया ब्रेकिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये हो गया लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के थोड़ा सा आगे, हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा आगे होता है। मतलब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट को डिफरेंशिएट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हालांकि इलास्टिक लिमिट होती थोड़ी सी बाद में है, लेकिन हम उसको डिफरेंशिएट नहीं करते, इलास्टिक लिमिट। ठीक। अब ये जो डिफॉर्मेशन है ये वाली, ये है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और ये जो इसके बाद वाली डिफॉर्मेशन है ये है परमानेंट। ये है परमानेंट और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अच्छा, अब मैं फारिस एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं। फर्ज करें अगर हम इसको ब्रेकिंग पॉइंट से पहले अनलोडिंग स्टार्ट कर दें, फोर्स को रिमूव करना स्टार्ट कर दें, तो जो इलास्टिक पार्ट होता है वो रिकवर हो जाता है, जो प्लास्टिक पार्ट होता है वो रिकवर नहीं होता। इसको आप यूं समझो, फर्ज करो ये फोर्स और ये एक्सटेंशन। अब अगर हम इसकी ब्रेकिंग से पहले पहले इसकी अनलोडिंग स्टार्ट कर दें, फर्ज करो ये जो स्ट्रेट लाइन रीजन है ये था 3 मिलीमीटर। उसके बाद जो कर्व रीजन है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो चला गया 9 मिलीमीटर तक। 1 मिनट यार, इससे थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलो कर दो, नहीं होती गड़बड़। 3 मिलीमीटर और कितने तक चला गया? 9 मिलीमीटर तक। अब आप ये बात समझ लो, ये जो 6 है, ये 6 मिलीमीटर, ये 6 मिलीमीटर है अनरिकवरेबल। फारिस, ये 6 मिलीमीटर क्या है बेटा? अनरिकवरेबल। अनरिकवरेबल। और ये जो 3 मिलीमीटर है फारिस, ये है रिकवरेबल। बात समझ आ गई? ये 3 मिलीमीटर है जी सर। रिकवरेबल, और वो 6 मिलीमीटर जो है वो रिकवरेबल नहीं है। अब हम करेंगे क्या? शुरू से लेके 6 कहां पे आ रहा है? मेरे ख्याल से तो इधर आ रहा है। क्या ख्याल है? ये जो 6 मिलीमीटर अनरिकवरेबल था, अब अगर हम इसकी अनलोडिंग करते हैं, अच्छा एक चीज याद रहे, अनलोडिंग में इट कम्स बैक एज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये इसकी हो गई लोडिंग कर्व। इसकी फर्दर प्रैक्टिस मैं कल की क्लास में कराऊंगा। कल हमारा डिफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा और हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अच्छा, लोडिंग। और ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? अनलोडिंग को। क्या ख्याल है बेटा, आती है समझ? फारिस, आगे समझ? जी सर। यहां से आगे फिर कल करते हैं। अब इसमें भी फिर एनर्जी का हिसाब किताब देखेंगे कि ये वाली एनर्जी, वो वाली एनर्जी, वो सारा कुछ फिर कल देखेंगे। ठीक है? तो ठीक है सर। वीकेंड ऑनलाइन पे है। हाँ बेटा बताओ।
जो अनलोडिंग हुई है ब्लू वाला एरो, ये सिर्फ 3 मिलीमीटर की हुई है ना? हाँ हाँ, 3 मिलीमीटर की हुई है क्योंकि वही इलास्टिक था ना। ठीक है सर, आप नोटबुक्स भेज सकते हैं आज की दोनों क्लास की। बिल्कुल, आपको नोटबुक भेज सकते हैं। थैंक टेक यू। केयर बेटा।